कैसे हो आप सभी भाई, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस वाला / फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी पल्लवी मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज्यादा खास एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिक चैप्टर के लिए। क्यों मैम, ये वाला चैप्टर हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, जल्दी से पढ़ा दो। इतने सारे मैसेजेस आप लोगों के आ गए और आज इस वीडियो में होने वाला है आपका कंप्लीट चैप्टर। कौन सा वाला, आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, कैसे जम्मू एंड कश्मीर में तब्दीली हुई, कहां से लेकर प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक कैसी कैसी चीजें चली हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलो लेट्स बिगिन। शुरू होते ही यार आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है एक बात। क्या है वो यार? सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते रहते हो वीडियो के नीचे कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे गाइस, फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप फ्री बैच को ज्वाइन करेंगे, क्लास 10th के जेके बॉस वाले बैच को, वहां पर आपको इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो टॉपिक्स क्या क्या होंगे। टॉपिक सबसे पहले क्या होगा बच्चों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहां पर लेंगे, देन विल बी योर फर्स्ट फेज। ठीक है, जो कहां से कहां तक होगा 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से चालू हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जो भी चीजें हैं वो यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, 1965 तक। सेकेंड फेज में आपका आ जाएगा 1965 से लेकर 82 तक। देन कम्स योर थर्ड फेज और यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको 2019 टिल प्रेजेंट। ठीक है ना, समझ में आया? यस मैम। चलो आगे चलते और शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों क्या बताया गया है? इंट्रोडक्शन में यहां पर बताया गया है कि आफ्टर 1947, ठीक है, आफ्टर 1947 जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास क्या हुई थी, काफी सारी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल चेंजेस हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है ना, यस मैम, पता चल गया हमें कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा था, काफी सारी चेंजेस हो रही थी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ना हमें यह डिस्कस करना चाहिए कि 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर कैसा था। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चलो जल्दी से एक बार लेट्स बिगिन। याद रखना कि मान लो, अच्छा ये तो बाद में बताती हूं मैं आपको, 1947 के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो 1947 से पहले अगर आप देखोगे तो जितनी भी आपके पास प्यारे बच्चों प्रिंसली स्टेट्स थी ना, जितनी भी आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको यहां पर, ठीक है, आजादी के टाइम पे ही इनको क्या बताया गया था, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आपके पास तो है चॉइस, आपके पास चॉइस है, या तो आप क्या करो, यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सेकंड चॉइस इनको दी गई थी कि आप यूनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करो, एंड और जो तीसरी यहां पर चॉइस दी गई थी बेटा वो क्या थी, टू स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप क्या रह सकते हैं, टू स्टे इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये सारी बातें यहां पर हमको आज की क्लास में देखनी है और अभी मैं आपको फटाफट से बताती हूं आखिर यहां पर हुआ क्या था। ठीक है, अब हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर थी वो तो हमारे पास क्या थी बेटा, प्रिंसली स्टेट थी, और यहां पे जो रूलर थे वो कौन थे, महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है बेटा, कौन था हमारे पास रूलर, महाराजा हरि सिंह जी। अब हुआ क्या यहां पर बेटा, महाराजा हरि सिंह जी ने यहां पर चूज किया टू स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना ही मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा, ना ही मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूंगा, बट मैं यहां पर प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। ठीक है, अब यहीं पर क्या हुआ बेटा कि इंडिपेंडेंट रहने जब इन्होंने चूज किया तो उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हुई। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो
यहां पर अब क्या हो रहा था, अब यहां पर ना इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, ठीक है, यहां पर ट्राइबल्स जो है वो घुस रहे थे और बताया गया कि वो पाक इन्फ्लुएंस्ड जो है हमारे पास हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये सारी चीजें हो रही थी तो महाराजा हरि सिंह जी ने इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए या इसको सेटल डाउन करने के लिए इंडिया से हेल्प मांगी, ठीक है। इन्होंने इंडिया से कहा कि भाई हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए, ठीक है। इन्होंने मिलिट्री हेल्प के बारे में यहां पर प्यारे बच्चों बात की थी, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर इंडिया को यह मैसेज मिला तो यह बात याद रखना कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने सामने से प्यारे बच्चों एक जो है ऑफर दिया था, वो क्या था, इन्होंने कहा था कि अगर आप क्या करना चाहते हो बेटा, इंडियन आर्मी की हेल्प चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करेंगे तो आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ज्वाइन इंडिया लीगली। क्या बोला गया बेटा कि आपको इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा लीगली। और यहां पे देखो भारत ज्वाइन करना मतलब क्या था यहां पर कि अपनी इंडिपेंडेंस को खत्म करना और इंडिया यूनियन के साथ ज्वाइन हो जाना। अब इसको इन्होंने ज्वाइन किया था आईओए के जरिए। आईओए क्या था बेटा, ये था हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर इन्होंने अपनी सारी पावर्स जो है प्यारे बच्चों वो डिसॉल्व कर दी, ठीक है। और यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ फाइनली वो मर्ज हो गए, ठीक है। क्या हो गए यहां पर बेटा, मर्ज हो गए, किसके साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एक क्या है बेटा, पार्ट बन चुका है किसका, आपके इंडिया का। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। अब यहां से आगे चीजें कैसी चलेंगी उसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है ना। तो आगे जैसे जैसे चीजें चली तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुई, इकोनॉमिक चेंजेस हुई, ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस हुई, सब चीजों में यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस हुई थी। अब यहां पर लोगों ने क्या करना चालू कर दिया था बेटा, कुछ फोकस जो है यहां पर जितने भी लोग थे जो यहां पर हेड्स थे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि गवर्नेंस, ठीक है, कि अब आगे चल के रूलिंग कैसे होगी, क्या होगा आगे, ठीक है, कौन रूल करेगा, कौन हेड बनेगा, ये सारी चीजों पे यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत सारी चीजें प्लान की गई थी, स्टेट को बिल्ड किया गया, यहाँ पर एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब देखो एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी चेंजेस हुई थी, एग्रीकल्चर के लिए जितने भी रिफॉर्म्स लाए थे बेटा वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स होते हैं। एजुकेशन के लिए यहां पर बात की गई और हेल्थ को बेहतरीन और बेहतर करने के लिए प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा पॉलिसीज जो है यहां पर इंप्लीमेंट की गई। अब क्या बताएं कि टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, यहां पर इस पीरियड को 3 फेजेस में बेटा 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। इट ट्रेसेस द ट्रेजेक्ट्री होता है बेटा रास्ता, पाथ, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। यहां पे इन तीनों फेजेस में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से चीजें यहां पर आगे चलाई गई थी, किस तरीके से यहां पर चीजों को प्लान किया गया था, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की बात करें, वो सभी चेंजेस हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आपका फर्स्ट फेज जिसका टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 1965 तक। ओके, अब देखो बेटा क्या बताया गया कि एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक्सीड कर दिया गया था भारत के अंदर, यानी कि मर्ज कर दिया गया था किसके अंदर बेटा, इंडिया के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। ओके, इतना समझ में आया आप सभी को, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्या बताया गया बेटा कि अंडर किसके रूल के अंदर, महाराजा हरि सिंह जी के रूल के अंदर। ये जो पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है ये हमारे पास कौन है, महाराजा हरि सिंह जी हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, इनके बाद यहाँ पर एक हेड को चुना गया था, अपॉइंट किया गया था, और वो कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है बेटा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यहाँ पर हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे चुना गया था, अपॉइंट किया गया था। कब, 30 अक्टूबर 1947, याद रखना कब, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 1947 को इनको हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन प्यारे बच्चों बनाया गया था।
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें इन 1948, तो यही जो हमारे पास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, ये क्या बन गए थे बेटा, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, अगर आप ध्यान रखो तो यहाँ पे देखो पहले टर्मिनोलॉजीज यूज की जाएंगी, पीएम, फिर हमारे पास होगा सदर रियासत, अभी आप आगे देखोगे इसको सदर रियासत, ये वाली टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। बट जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे फिर यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों आपके नॉमेनक्लेचर में भी चेंज आएगा। पहले हम कह रहे हैं कि अच्छा हम तो मर्ज हो गए इंडिया के साथ भी, मगर फिर भी हमने बोला कि ये क्या बन गया, शेख अब्दुल्ला यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गया। ठीक है, ये गलत नहीं है, एकदम सही है। जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ये नॉमेनक्लेचर उसके बाद यहाँ से हटा दिया गया था और इसको फिर चेंज कर दिया गया चीफ मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट ऑफ पावर आता है कि 1949 में क्या होता है बेटा, महाराजा ट्रांसफर्ड पावर्स टू हिज सन युवराज करण सिंह। ठीक है ना, तो करण सिंह को पावर्स दे दी गई एंड यहां पर महाराजा हमारे पास कहां चले गए बेटा, इन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया एंड वो कभी भी वापस फिर नहीं लौटे और वो बॉम्बे चले गए। ठीक है, वहीं पर उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी जो है वो गुजारी एंड करण सिंह बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत। याद रखना 1952 में हमारे पास जब पावर्स का शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो क्या देखा गया कि हमारे पास सदर रियासत किसको बना दिया गया था बेटा, किसको बना दिया गया था, सदर रियासत हमारे पास करण सिंह को बना दिया था। ठीक है, अब सवाल आता है मैम सदर रियासत क्या होता है, तो ये होता है बेटा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है ना, ओके, अब आगे चलते हैं। देखो वही बताए सदर रियासत हमारे पास चूज किए गए थे कब, 1952 के अंदर। डोगरा हेरिडिटरी रूल अबॉलिश्ड। अब यहां पर जो आपका डोगरा रूल था ना वो एकदम से खत्म हो जाता है एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। और इसको चुना किसने था बेटा, इनको चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है ना, अब इनका टेन्योर भी था दैट इज 5 years। अब आगे चल के आप देखोगे कि इन्हीं का हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज कर दिया जाएगा और गवर्नर जो है इनको बोला जाएगा इसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आता है, नया कश्मीर ऑब्जेक्टिव। एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टो इन्होंने चलाया था दैट वाज नया कश्मीर। अब नया कश्मीर में ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, इसका एम क्या था, यहां पर ये एम कर रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, मतलब कि ये क्या करना चाहते थे बेटा, जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीटली दोबारा से बिल्डअप करना चाहते थे, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, जहां पर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी हो। ठीक है, जहां पर कल्चरल हमारे पास जो है सारा कल्चर रिवाइव करे, इंडस्ट्रीज आए, प्रोग्रेस हो, हमारे पास डेवलपमेंट हो। ठीक है, और सब लोग हमारे पास एक साथ इस सोसाइटी में रह पाए। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आई थी एग्रेरियन रिफॉर्म्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होती है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो हमारी है, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो क्या करती है, ज्यादातर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले बात की गई है लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम चेंजेस 1948 में लाया। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948, बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट 1950 एंड डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट 1950। वन बाय वन इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं, आखिर इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात की गई थी। सबसे पहले आपके पास आएगा लैंड एंड रेवेन्यू चेंजेस। ठीक है ना, रेवेन्यू सिस्टम चेंजेस। तो इसके अंदर बच्चों किसके बारे में बात की गई थी, 1948 में यहां पर इसको लाया गया था रिफॉर्म को। ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या बोला गया था, यहां पर स्ट्रिक्टली अबॉलिशन ऑफ जागीर्स किया गया था। जागीर्स क्या होती थी बेटा, कि हमारे पास क्या है, लैंड ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ सर्विस। ठीक है, बेसिकली क्या होता था कि जैसे राजा महाराजा ये क्या करते थे, अपनी जमीनों को दे देते थे। ठीक है, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा किसको दे देते थे बेटा, यहाँ पर इनको दे दिया करते थे। ठीक है, अब इसके जैसे कि मान लो कंप्लीटली कंट्रोल उनके पास नहीं चला जाता था, बट जागीरदार जो है जिनको ये जमीन मिल जाया करती थी, ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग थे, नोबल्स हो गए, ठीक है, वैसे ये जागीरदार हो गए, तो ये क्या करते थे, फिर उस जमीन का टुकड़ा जो इनको मिला उसके ऊपर लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, जो उस पे काम किया करते थे उनसे ही रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक है,
अब ये मत सोचना कि जो रेवेन्यू इनको मिला, ये रेवेन्यू का ये क्या करेंगे, ये रेवेन्यू प्यारे बच्चों इसकी खुद की जेब में जाया करता था, ठीक है, और ये रेवेन्यू वापस से गवर्नमेंट को नहीं मिलता था। ये कंप्लीटली किसके लिए था बेटा, जागीरदार के लिए था, ठीक है ना, समझ में आया। उसके पास ही राइट था इसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने का, इस जागीर के ऊपर जागीरदार का हक बनता था और वही इसका रेवेन्यू उठाता था और अपनी जेब में रख लेता था, ठीक है ना। अब देखो बोला गया कि बेटा यहां पर जो जागीर थी वो दी क्यों जाती थी, क्योंकि यहां पर कुछ सर्विसेज थी जिसका यहां पर प्यारे बच्चों मान लो कि राजा को किसी ने कोई सर्विस दी, इन लोगों ने कोई भी काम किया उनके लिए, तो इनको बदले में यहां पर क्या मिलती थी, जागीर मिलती थी, उसके ऊपर ये लोग काम किया करते थे, क्योंकि इन लोगों के पास अपनी इतनी ज्यादा जमीनें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की बेटा मुअफ्फिस। मुअफ्फिस क्या था, लैंड दैट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू, यानी कि ऐसा जागीर जिसमें से, मतलब जागीर तो ये सभी है, बट जागीर का कुछ ऐसा हिस्सा हुआ करता था बेटा जिसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाता था, जिसके ऊपर रेवेन्यू को चार्ज नहीं किया जाता था, और बेसिकली यहाँ पर रिलीजियस पर्पसेस के वजह से इसको टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पर मस्जिद के पास की जमीन हो गई, मंदिर वाली जमीन हो गई, तो क्या बोला कि इसके ऊपर यहां पर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर बात की गई बेटा मुअक्करीज। मुअक्करीज क्या था बेटा, फिक्स्ड कैश ग्रांट्स एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस प्लेसेस या ऑर्किड्स। तो मतलब कि यार ऐसे कुछ फिक्स अमाउंट हुआ करता था जो इनको पे करना पड़ता था, ठीक है, और इनको देना पड़ता था। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर, जितनी भी चीजों की हमने बात करी, जमीन के ऊपर का जितना भी रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था प्यारे बच्चों, उसको खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। जैसे जागीर हटा दिया गया, मुअफ्फिस को हटा दिया गया, मुअक्करीज को भी प्यारे बच्चों हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट। क्या आता है बेटा, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आता है, और ये भी हमारे पास कब था, 1948 में इसको भी लाया गया था, 1948 में इसको लाया गया था, ठीक है। और यहां पर क्या बताया गया था, गारंटी किया गया था, गारंटी दी थी किसके लिए, फिक्सिटी ऑफ द टेन्योर, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या बोला गया था कि जितने भी टेनेंट्स है ना, सेट मैक्सिमम रेंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। बेसिकली हमारे पास क्या बताया गया था बेटा कि जितने भी यहाँ पर कौन थे, जमीनों पे काम करने वाले टेनेंट्स होते हैं हमारे पास, जो रेंट करके, मतलब जमीन, जैसे मान लो टेनेंट्स हो गए किराएदार। यहां पर भी क्या बोला, जमीनों पे जो काम कर रहे थे, उन्होंने जो जमीनें ली थी उनका कुछ टेन्योर हुआ करता था, ठीक है, उसका कुछ टेन्योर हुआ करता था। तो यहां पर पहले वो फिक्स नहीं हुआ करता था, मगर जब टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके बाद इसको फिक्स कर दिया गया था कि कितने टाइम पीरियड के लिए उनके पास जमीन रहेगी, कितने टाइम पीरियड के बाद इनको प्यारे बच्चों इनको रेंट जो है वो पे करना है, एंड मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करना है वो भी यहां पर एकदम पहले ही फिक्स कर दिया गया था रेंट का, ठीक है। सेट मैक्सिमम रेंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड, ये चीज भी ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर दी गई थी कि कितना अमाउंट में आप जो है रेंट पे करोगे, ओके, कितना रेंट पे करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट 1950, ठीक है। अब ये देखना कि इसको डेप्टर्स नहीं बोलना बेटा, ये आपके पास डेटर्स रिलीफ एक्ट है, डिस्ट्रेस्ड डेटर्स। तो बेसिकली क्या बोला गया था बेटा कि जितने भी इनडेटेड टेनेंट्स थे ना, मतलब जितने भी आपके पता है कि जमीनों के ऊपर इनको कर्ज चढ़ गया था, अब ठीक है, ये एकदम से कर्ज में डूब चुके थे। अब इस कर्जे के अंदर जब ये डूब चुके थे ना, तो थोड़ी बहुत इनको रिलीफ जो है प्यारे बच्चों इस एक्ट के जरिए मिली थी, ठीक है। डेट ऑफ पीजेंट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम रुपीज 290 लाख टू रुपीज 98 लाख। देखो मतलब कंप्लीटली 100 लाख रुपए इतना इनको जो है कम कर दिया गया था। एंड क्या बोला, अबाउट 60% ऑफ द क्लेम्स वर रिटर्न ऑफ, ठीक है, जो 60% क्लेम्स थे उनको एकदम से रिटर्न ऑफ जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट 1950, ठीक है। तो बिग लैंडेड स्टेट अबॉलिशन एक्ट में क्या बताया गया कि जो भी अभी तक आप इस तरीके से काम कर रहे थे ना कि एक बड़ी जमीन का हिस्सा है, ये टुकड़ा है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करती है, किसी बड़े लैंडलॉर्ड को बिलोंग करती है। इस लैंडलॉर्डिज्म को क्या कर दिया गया था बेटा, अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो जमीन थी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था टू टिलर्स,
ठीक है, लैंड टू टिलर्स एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड ये जब जमीन ट्रांसफर कर दी गई तो लैंडलॉर्ड को कोई भी यहां पर कंपनसेशन नहीं मिला था। नो कंपनसेशन, नो मनी वाज ग्रांटेड इन एक्सचेंज, कि आपकी जमीन हमने अगर टेलर को दे दी तो आपको इसके बदले में थोड़ा सा पैसा दे देते हैं हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई कंपनसेशन नहीं दी गई और जमीन भी इनकी जो है वो चली गई थी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या बताया बेटा, इरिगेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इरिगेशन क्या होता है बेटा, कि देखो यहां पर बताया गया मारतंड कैनाल, रणबीर कैनाल, है ना, मतलब कि पानी, वाटर के कैनाल्स जो है बनाए गए थे ताकि खेतों को अच्छे से पानी दिया जा सके। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ कुछ चीजें की डेवलपमेंट देखी गई थी। तो सबसे पहला क्या देखा हमने बेटा, कि डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन सेट अप इंप्रूव्ड वाटर यूज। ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया, वो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन, ताकि बहुत अच्छे तरीके से पानी का यूजेज यहां पे हो सके और पानी का वेस्टेज कम हो। रिजल्ट क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी प्यारे बच्चों वो इंक्रीज हो गई थी। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स लगाओगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा। यहां पर कुछ ऐसे कैनाल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे जिनका नाम क्या है, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया रणबीर कैनाल, दूसरा है प्यारे बच्चों प्रताप कैनाल। कौन सा है बेटा, प्रताप कैनाल। फिर आपको दिखेगा मारतंड कैनाल। ओके, मारतंड कैनाल ऑलरेडी इन यूज सिंस महाराजास टाइम। ओके, अब यहां पर कोऑपरेटिव्स भी जो है प्यारे बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये भी बना दी गई थी। इनका पर्पस क्या था कि भाई जितना भी यहाँ पे डेट वगैरह है ना, उसके साथ थोड़ी सी यहाँ पर क्या कर सके, उसको यहाँ पर संभाल सके। ठीक है, और जो क्रॉप्स है लोगों की उसको फाइनेंस कर सके, ठीक है ना, उसको इंश्योर कर सके, ताकि अगर कभी इनकी जो जितनी भी क्रॉप्स हैं अगर वो कभी खराब हो जाए तो बच्चों क्या किया जाएगा, उसका जितना भी जो अमाउंट बनता है ना, मिनिमम अमाउंट, वो उस फार्मर को दे दिया जाएगा ताकि वो बिल्कुल से नुकसान में ना चला जाए। ओके, फिर बताया गया प्रोवाइड लैंड ऑन लीज, जमीन उसको जो है प्यारे बच्चों के एग्रीमेंट पे करके दे दी जाती है। एनकरेज टाइमली रिपेमेंट्स, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ईएमआई अपनी टाइमली पे करो, वापस से पे करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा बेटा, आपको कोई भी फर्दर उसके ऊपर कोई भी और इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस डेट को क्लियर करने के लिए। बट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव्स कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द इकोनॉमी। इसके अंदर इतना ज्यादा घोटाला चलने लग गया कि ज्यादा ये जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब है आपके पास बेटा मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन की अगर हमने बात करी तो क्या बताया गया कि अबाउट 35% ऑफ द एनुअल बजट वाज स्पेंड ऑन द एजुकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल्स, बिल्डिंग्स, इन सबको बनाने के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या किया गया, 35% जो बजट आता था ना उसका 35% यहाँ पर इसी के ऊपर स्पेंड किया गया था। एग्रीकल्चरल एजुकेशन मेड कंपलसरी इन विलेज स्कूल्स। ठीक है, अब बताया गया कि जो हमारे पास टेक्स्ट बुक थी उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था 1948 में, टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड के नाम से। ठीक है ना, टू प्रिपेयर न्यू बुक्स फॉर कंटेम्पररी नीड्स। ठीक है ना, कि नई नई किताबें बनाई जाए यहाँ पर। अगर हम आगे चले बेटा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी जो इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे कैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रमोट किया गया था। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया इंडस्ट्रीज को। एक सेकेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, दे प्रमोटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि सिल्क की इंडस्ट्री हो गई, वूलन फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ पर प्यारे बच्चों इनको यहाँ पर मॉडर्नाइज किया गया था, यानी कि न्यू मशीनरीज यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो बेटा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आने के बाद यहाँ पर चीजें थोड़ी और हमारे पास बदल गई थी, मॉडर्नाइज हो गई थी, सही हो गई थी। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या हुआ, जितनी ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होगी किसी भी फैक्ट्री की, इस फैक्ट्री से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जॉब की क्रिएशन हो जाएगी। इट विल लेड टू द जॉब क्रिएशन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स 1953 की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर ना एक बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल शिफ्ट आया था। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि जो आपके शेख अब्दुल्ला है, जो उस टाइम पीरियड में क्या थे, हेड बन गए थे ना स्टेट के, तो जो शेख अब्दुल्ला है इन्होंने यहाँ पर इश्यूज को रेज करा था, इश्यूज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आपकी इंडिया की गवर्नमेंट है उसको ना ऐसे थोड़ा डाउट होने लग गया इसकी यहाँ पे
रूलिंग के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या चाहते थे, ये ऑटोनॉमी चाहते थे, सारी पावर्स अपने पास चाहते थे। तो इसके चक्कर में यहाँ पर क्या किया गया था, इनको अरेस्ट कर दिया गया था 1953 के अंदर, ठीक है, और इनको जेल के अंदर बंद कर दिया। समझ में आया, मतलब कि 1953 में हमारे पास शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे बच्चों क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। और अब उनके जाने के बाद 1953 में एक नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने आते हैं। यही एक शिफ्ट जो है पॉलिटिक्स में हमको देखना था। तो क्या बोला गया बेटा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना, कब, 1953 में। अब देखो क्या क्या पॉलिसीज लाई थी बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। आपने देखा अभी तक कि हमारे पास जो भी चीजें हमने डिस्कस करी थी वो किसकी की थी, किसके बारे में, शेख अब्दुल्ला के आने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई, वो सारी चीजें करी। अब हम चीजें क्या देखेंगे बेटा कि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, इनके आने के बाद क्या क्या पॉलिसीज आई। सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना, कि इकोनॉमी बूस्ट करे, जीडीपी इंक्रीज करे। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी ज्यादा तरक्की यहाँ पर मानी जाएगी। एग्रीकल्चर के अंदर और ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश करी जिससे लोगों को फायदा मिले, ठीक है। फिर यहाँ पर बात की गई कि जितनी भी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, इन सभी को डेवलप किया जाए और अच्छा बेहतर बनाया जाए। एंड कुछ मेजर प्रोग्राम्स इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए थे। फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साथ में टूरिज्म के ऊपर भी इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान प्यारे बच्चों दिया था, ठीक है ना। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने क्या किया था बेटा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट वाज अ टूल फॉर वेलफेयर एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे जितने भी रहने वाली आबादी है वो क्या रहेगी बेटा, वो खुशहाल, एकदम खुशबाश तरीके से यहाँ पे रह सकती है। और जो लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव है यहाँ पे, इतना अच्छा जो है वो काम कर सकते हैं कि वो अपने पेट खुद पाल सकते हैं, अपने ऊपर ही वो डिपेंड हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उनको किसी और की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। They took financial help from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज को सेटल करने के लिए उन्होंने हेल्प ली किसकी बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज लॉन्च की इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन की टूरिज्म के लिए भी इन्होंने बेटा बहुत सारी चीजें की थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या था बेटा, इन्होंने इरिगेशन को और नेक्स्ट लेवल तक ये लेकर गए। कैनाल्स की इन्होंने और ज्यादा यहाँ पर प्यारे बच्चों एक्सपेंशन करी। फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर लाया गया है ना, जितने भी आपके फार्मर्स थे, ठीक है, जितने फार्मर्स थे बेटा, इनको मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया। इनको मॉडर्न प्यारे बच्चों मेथड्स या टेक्निक्स के बारे में बताया। इन्हीं मॉडर्न मेथड में से एक मेथड आपका क्या आता है बेटा, यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। एंड अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो क्या आता है बेटा, HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर बीज जो है इनको यूज करने का यहाँ पर बात जो है वो सिखाई गई इनको, ठीक है। और साथ में जो है ध्यान किस पे दिया गया था, मॉडर्न इरिगेशन पे। किस पे बेटा, मॉडर्न इरिगेशन पे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है उसके ऊपर ध्यान दिया गया था, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इन्होंने रोड्स बनाए, कंस्ट्रक्शन कराई हॉस्पिटल्स की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत सारे बनाए गए। यानी कि आपने देखा होगा कि वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाटर रिजर्वायर्स, जिनको आप क्या बोलते हो, डैम्स बोलते हो। ये जो वाटर रिजर्वायर्स हैं इनका क्या रोल होता है बेटा, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये पानी को अपने पीछे स्टोर करके रखते हैं, उसको आगे बहने से रोक लेते हैं, ठीक है ना। ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ जाती है बेटा, यहाँ पर आ जाती है इस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और फिर जब इस पानी को यहाँ से फ्लो होने दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टरबाइन्स रन करती हैं बेटा, है ना, जो टरबाइन्स रन करती हैं, तो यहाँ पर जो है ये बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। किसमें बेटा, ये मूविंग वाटर काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ से आ जाती है आपके टरबाइन के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी, एंड फाइनली ये जो है आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया और देखा। इसके बाद हमने कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिजली की कितनी तेजी से प्रोडक्शन की जाने लगी, ठीक।
फिर नेक्स्ट बताया गया बेटा कि मेजर और कौन से प्रोग्राम्स लाए थे। एक तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया था CDP एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IADP। तो आप बोल सकते हो कि IADP प्लस CDP ये इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्लान्स थे जो इन्होंने लॉन्च किए थे। एंड IADP तो बहुत ज्यादा क्या था प्यारे बच्चों, सक्सेसफुल भी था। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स और साथ में टूरिज्म की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है, इन्हीं के टाइम पीरियड में बानिहाल टनल यहां पर एक जर्मन इंजीनियर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये इस टाइम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है ना। अब क्या बताया गया नेक्स्ट की टूरिज्म को भी बूस्ट दिया गया। कश्मीर चलो कैंपेन चलाई गई, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लॉन्च किया गया और इसके बारे में बहुत तगड़ी एडवर्टीजमेंट हुई। ठीक है ना। एयर सर्विस यहाँ पे आई थी, यूथ हॉस्टल्स और साथ साथ में प्यारे बच्चों होटल इंडस्ट्री यहाँ पर इन्होंने रिवाइव की थी। कश्मीर चलो कैंपेन के बाद हमने क्या देखा था कि कश्मीर के अंदर बहुत सारी, जब कश्मीर को उन्होंने इतना ज्यादा ग्रो करा दिया ना कि पूरे इंडिया में इसके बारे में जो है चर्चा होने लग गई, तो हमने क्या देखा था बेटा कि कश्मीर में हमारे पास क्या होने लग गई थी, फिल्म की शूटिंग्स जो है वो भी यहाँ पे होना शुरू हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। किस तरीके से जो नई एजुकेशन है उसकी बात यहाँ पे की जाती है, मॉडर्न एजुकेशन कैसे यहाँ पर बच्चों स्प्रेड होती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा कि नेटवर्क ऑफ स्कूल्स या स्कॉलरशिप्स, ठीक है, स्कूल्स का नेटवर्क बनाया, स्कॉलरशिप्स लाई बच्चों के लिए, नई टेक्स्ट बुक इन्होंने लाई थी। एंड हमने क्या देखा कि इसी टाइम पीरियड में आते आते विमेन्स का हमारे पास क्या था, कॉलेज में राइज जो है वो देखा गया। एंट्री इनकी देखी गई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भी। एंड अगर हम बात करें 1955 की बेटा, तो एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर GM सादिक साहब के द्वारा बनाई गई थी। किसने बनाई थी, GM सादिक ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। अब ध्यान रखना GM सादिक का नाम आगे भी आने वाला है। ठीक है ना। तो GM सादिक ने यहां पर बनाई जिसकी वजह से एजुकेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और भी ज्यादा अच्छी हो गई बेटा। यहां पर इन्होंने ट्राइबल पीपल जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, स्कूल्स नहीं जा सकते, तो इनके लिए मोबाइल स्कूल्स बनाए गए। ये देखो मोबाइल स्कूल्स क्या होते हैं बच्चों कि जहां पर हमारे पास स्कूल, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को ही बच्चों तक ले जाओ, समझा। तो इन्हीं जितनी भी ट्राइबल हमारे पास पॉपुलेशन है इनके लिए ऐसे स्कूल्स बनाए, कैंप्स लगाए स्कूल्स के, जहां पर बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब बेसिकली पूछा जा रहा है कि इसका मकसद क्या था, व्हाट वाज द एम। तो बेटा एम क्या था, लिबरल एजुकेटेड एंड सोशली इक्वल सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग जो है क्या हो, थोड़े से ओपन थॉट्स के हो, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो, लोगों के साथ मिलजुल कर रहे और एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि विमेन्स की एजुकेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, विमेन की एजुकेशन जैसे जैसे यहाँ पर राइज हुई इसके साथ हमारे पास जेंडर रोल्स भी चेंज हो गए। विमेन जब हमारे पास एंटर कर चुकी थी ऑफिस के अंदर, जो पहले स्टीरियोटाइप था कि ऑफिस या फिर बाहर से हमारे पास अगर कोई कमा रहा है या अगर फैमिली के अंदर कोई प्रोड्यूसिंग रोल है तो वो किसका होगा बेटा, प्रोड्यूसिंग रोल हमारे पास मेल्स का होगा। मगर जब एजुकेशन यहां पर सबको दी गई तो क्या देखा गया बेटा कि विमेन्स भी अब यहां पर ऑफिसेज जाना चालू कर गई थी, स्कूल्स जाती थी, कॉलेज जाती थी, हॉस्पिटल, होटल्स वगैरह, इन सभी कामों में विमेन्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। फिर एक बहुत ही बढ़िया चीज आती है इसी टाइम पीरियड की, कल्चरल पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो कल्चरल पॉलिसी हमारे पास जो 1944 की थी, तो वो उसमें क्या क्या बताया गया, तो उसमें प्रमोट किया गया था बेटा लिबरल, मॉडर्न, ठीक है, टॉलरेंट आउटलुक। एक नई सोच जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो सबसे पहले देखो रिवाइटलाइज्ड इन 1944 एज कल्चरल कांग्रेस, और इसको रिनेम कर दिया था 1949 के अंदर। और यहाँ पर कोंगपोश जिसका एक जर्नल थी, ठीक है, कोंगपोश हमारे पास एक जर्नल है जिसको यहाँ पर पब्लिश किया गया था। और कोंग का मतलब क्या होता है, सैफरॉन, ठीक है, तो सैफरॉन फ्लावर, कोंगपोश के नाम से यहाँ पर प्यारे बच्चों एक जर्नल को पब्लिश किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिनके बारे में बताया गया है, दीनानाथ नदीम, एस.एन. जुत्शी, नूर मोहम्मद रोशन, रहमान राही एंड अमीन कामिल। ठीक है। अब देखो डोगरी संस्था को भी इस्टेब्लिश किया गया था, कब बेटा, 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी काफी ज्यादा कल्चर के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे थे, इन्होंने डोगरी लिटरेचर को बहुत ज्यादा प्रमोट करा। इसके भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत, राम रतन शर्मा, रविकांत शर्मा। तो इन सभी ने यहाँ पर सोशल एविल्स के बारे में बात करी, जो सोसाइटी में जो बुरी चीजें उस टाइम पीरियड की चल रही थी, तो अपनी राइटिंग्स के अंदर इन्होंने उसके बारे में बात करी।
ठीक है ना। अब यहाँ पर जागो डुग्गर हमारे पास क्या है बेटा, वेकअप डुग्गर, ये हमारे पास 1950 में लाया गया था। नमी चेतना यानी कि न्यू बिगिनिंग्स या न्यू अवेकनिंग्स के बारे में हमने देखा कि इसको भी पब्लिश किया गया था 1953 के अंदर, ठीक है। अब है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, किस किस तरीके से क्या क्या इंस्टीट्यूशंस प्यारे बच्चों यहां पर बनाए गए थे। तो देखो, जश्न कश्मीर बनाया जो है यहां पर पहले बच्चों सेलिब्रेट कराया गया था, ठीक है। क्या सेलिब्रेट हुआ था, जश्न कश्मीर, फर्स्ट रीजनल कल्चरल फेस्टिवल। इस रीजन का सबसे पहला कल्चरल फेस्ट यहां पर मनाया गया था जिसका नाम था जश्न कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो 1958 के अंदर हमने क्या देखा बेटा, इसको एस्टैब्लिश करवाया गया था और इसने जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसको एक बॉडी के अंदर लाया। अब एक ही बॉडी है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, ये बेटा हर एक चीज को खुद से देखती है जो कल्चर से रिलेट करती है, ठीक है ना। कोई कहीं पर परफॉर्मेंसेस हो गई, कोई एक्टिविटीज हो गई जो कल्चर को बूस्ट करने के लिए जरूरी हुई, तो वो सारी चीजें हमारे पास देखते हैं। इट इज टाइड विद साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली, है ना। इसका टाइप किसके साथ है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है साहित्य अकादमी, उसके साथ इसका टाइप जो है वो है। आगे चलिए अगर हम तो कुछ राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं दीनानाथ नदीम के बारे में। प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोएट थे वो, कश्मीर के एक बहुत जाने माने पोएट थे, ठीक है। बम्बरते यम्बरजल प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया, सटायर ऑन कश्मीर मिसरूल, तो ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने जो है काफी ज्यादा चीजें लिखी थी। फिर हमारे पास आते हैं प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जिनको फादर ऑफ डोगरी के नाम से जाना जाता है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1976 के अंदर फॉर बदंदी धियन, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, ही वाज आल्सो अवार्डेड पद्मश्री, तो ये एक बहुत अच्छे अवार्ड्स इनको जो हैं वो दिए गए थे। रहमान राही की बात करें तो काफी अच्छे पोएट थे, इनकी काफी सारी फेमस पोएम्स है जैसे कि मक्ती नामा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी। फिर है दीनों भाई पंत, ये एक मॉडर्न डोगरी ट्रेंड सेटर थे, है ना। इन्होंने डोगरी के अंदर नई नई चीजें यहाँ पर लाई थी। वर्क्स क्या है इनका, गुलदान, ठीक है, शहर पहलियो पहली गाय। फिर इनका यहाँ पर प्यारे बच्चों अयोध्या, जिसमें इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1985 के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेसिव राइटिंग। और क्या क्या नई चीजें लिखी गई थी बेटा, कौन सी राइटिंग्स आई थी। न्यू लिटरेरी ट्रेंड हमारे पास मिड 20th सेंचुरी के बाद से चालू हुआ था, जिसका यहाँ पे मेजरली स्ट्रेस किस पे दिया था, किस पे एम्फेसिस अपना किया हुआ था बेटा, सोशल रियलिज्म, ठीक है, कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें हमारे पास चल रही है। नेशनलिज्म की बात की गई थी, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी के अंदर अगर कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसा सेक्टर है जो हमारे पास माइनॉरिटी में आ रहा है, जिसको हमारे पास बताया गया है कि वो दबाया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर बात की गई थी, उसको और ज्यादा ऊपर लेकर आने के लिए, ताकि वो एलिनेटेड ना फील करे, अलग ना फील करे, ठीक है, अपने लिटरेचर के जरिए, अपनी राइटिंग्स के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा अब क्या है, दैट इज योर सेकेंड फेज जो 1965 से लेकर 82 में चलता है। आगे देखो, अब यहां पर भी कुछ पॉलिटिकल चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि भाई 1963 में क्या होता है कि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है उन्होंने रिजाइन कर दिया था एक प्लान के अंदर जिसका नाम था कामराज प्लान। क्या था बेटा, कामराज प्लान था, ठीक है। हमने क्या देखा बेटा, कामराज प्लान 1963 में लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने क्या कहा था कि जितने भी लीडर्स हैं इनको अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए और अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस है उसको और मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया कि 28 फेब 1964 की बात की गई है, ठीक है। तो 28 फरवरी 1964 में क्या होता है हमारे पास, गुलाम मोहम्मद सादिक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बन जाते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक बेटा, ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। मैंने बोला था ना जीएम सादिक का नाम याद रखना, ये वही जीएम सादिक है जिन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें करी थी, है ना। मैंने आपको कहा था इनका नाम याद रखना। तो अब ये हमारे पास बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अब फिर से शिफ्ट हो गया, शेख अब्दुल्ला गए तो बख्शी साहब आए, बख्शी साहब गए तो हमारे पास कौन आ गए, जीएम सादिक आ गए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि 1965 के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होती हैं। जो टाइटल प्राइम मिनिस्टर था इसको बदल दिया गया चीफ मिनिस्टर में, और जो आपके पास सदर रियासत था इसको नाम दे दिया गया गवर्नर, ठीक है। तो इसी के बाद जो हमारे पास डॉक्टर करण सिंह है, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, है ना, डॉक्टर करण सिंह बन जाते हैं बेटा फर्स्ट गवर्नर। और आर्टिकल 356 एंड 357 जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अप्लाई कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अच्छा, तो बेटा एक बार ना आप मुझे जरूर से बताना कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास आर्टिकल कौन सा है 356 और 357 वो क्या है, ठीक है, क्या है वो। उसमें बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। आप जरूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास गवर्नेंस एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो जो सादिक की गवर्नमेंट थी, जीएम सादिक साहब की जो गवर्नमेंट थी हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म्स आई थी जैसे कि लिबरलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। क्या बताया गया? लिबरलाइजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। जैसे पहले की जो सोच थी ना पुरानी चीजों पे चलती आ रही थी, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, अब इन्होंने लिबरल कर दिया, यानी कि फ्रीडम दे दी, थोड़ी सी आजादी दे दी, ठीक है। जितनी भी चाहे एक्टिविटीज हो, वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इसमें रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। ही गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा पब्लिक थे इनका पार्टिसिपेशन अब देखा जाने लग गया था। इंश्योर्ड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड द लिबर्टीज। क्या बोला गया कि भाई अगर ये सादिक साहब है, इन्होंने बोला कि मेरे टाइम पीरियड के अंदर तो कानून के आगे सबको बराबर माना जाएगा एंड हर किसी के राइट्स और फ्रीडम को यहां पर अहमियत इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स चूज किए इन्होंने? अबॉलिशन ऑफ सिविल लिबर्टीज स्क्रब्ड, ठीक है। एंड फिर बताया गया कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको निकाल दिया बाहर जेल से। डिसबैंडिंग ऑफ स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी पीस ब्रिगेड थी इसको डिसबैंड कर दिया गया था, ठीक है। रिप्रेशन का एक सिंबल था, बगावत का एक सिंबल था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि लॉन्च ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन है और जो डिबेट्स हैं वो सामने होना चालू हो गए थे। लोगों के जो थॉट्स हैं गवर्नमेंट को लेकर, वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें सामने आ गई थी। एंड हमने क्या देखा बेटा, इसका रिजल्ट क्या था कि एक नया एरा आ गया था आजादी का, अकोमोडेशंस का एंड टॉलरेंस का। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के ऊपर, है ना, और क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी गांव वाले रीजन्स के अंदर। तो क्या बताया गया बेटा कि फोकस ज्यादातर रखा गया था सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी हम इतना उगा पाए कि हम खुद के पेट को पाल सके, एक्सपोर्ट प्रमोशन की, बाहर अपने आप को जो है अपने घर के लिए उगाने के अलावा आपको बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसको प्रमोट किया गया आइडिया को। एंड रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्सेज को जनरेट जो है और भी ज्यादा किया गया। अगर हम पहले देखें ट्रेडिशनल फार्मिंग के, तो इस तरीके से खेती हो रही थी, और जब मॉडर्न टेक्निक्स आई, प्रॉस्पेरिटी आई, आईएडीपी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे बेटा, तो देखो लोगों ने कितनी ज्यादा अच्छी खेती करना यहाँ पर चालू कर दिया था, ठीक है। देखो मॉडर्न इनपुट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर भी यूज किए गए थे, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स को यूज किया गया। मैन्योर यानी कि खाद जो है प्यारे बच्चों वो अब यूज होने लग गई यहाँ पर। फर्टिलाइजर्स यहाँ पर और ज्यादा तरीके से यूज किए जाने लगे, यानी कि ये तो आपके पास क्या होता है बेटा, केमिकल्स होते हैं इसमें बेसिकली, है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रमोट किया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही पीस ऑफ जमीन पे आधे सेक्शन पे कुछ लगाया, बीच में और भी कुछ लगाया, आगे कुछ भी लगाया। दैट मीन्स अगर एक क्रॉप खराब होगी तो बाकी तो ये उगा पाएंगे ना, तो इससे इनको और ज्यादा फायदा मिला। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिससे फार्मर को थोड़ा नुकसान से बचाया जाने लग गया। इरिगेशन यानी कि वाटर फैसिलिटी और अच्छी कर दी गई यहाँ पर, एंड यहाँ पे जो भी टूल्स ये यूज करते थे इसको इंप्रूव कर दिया गया। आईएडीपी यानी कि आपको पता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, कब 61-62 के अंदर, एंड एक्सपांडेड टू मेनी एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको बाकी एरियाज में भी लाया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपके पास हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है यार, जहां पे आप बात करोगे किसके बारे में, आप बात करोगे फ्रूट्स की कल्टीवेशन के बारे में। तो इसको बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन दिया गया। पहले हमारे पास कुछ ऐसी हालात थी और बाद में हमने क्या देखा बेटा कि बहुत ज्यादा चीजें अच्छी यहाँ पर हो गई थी, है ना। अब लोगों के जो बड़े बड़े बाग थे, आप लोगों के भी बड़े बड़े बाग होंगे, है ना, बताना जरा मुझे कॉमेंट्स में, क्या तुम लोगों के भी बाग है यार। तो इन सभी बाग्स के अंदर ना अब देखी गई चेंजेस, है ना, क्योंकि अब डेवलपमेंट हो रही थी अच्छे तरीके से, लोगों के पास टूल्स आ गए थे, सुविधाएं आ गई थी, लोग अच्छी अच्छी चीजें कर पा रहे थे यहाँ पर, तो इनका प्रॉफिट जो है वो अच्छा बढ़िया होना शुरू हो गया था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। धीरे धीरे प्यारे बच्चों इंडस्ट्रीज के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। ठीक है, क्या देखा गया बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर भी देखा गया। ठीक है, ऑल मेजर इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, यानी कि जितनी भी मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी दे वर ब्रिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर अब उसको ले आया गया था। स्टेट सपोर्टेड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो हाथ का काम था उसको सपोर्ट किया। पेपर मैश क्या होता है बेटा आपके पास? आर्ट यूजिंग वेस्ट पेपर टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। आपने देखा होगा कि गम और ग्लू के साथ पेपर को एकदम पिघला के, मतलब पानी में वो नहीं घोल के उसका वो बना दिया जाता है कचरा सा, ठीक है, तो उसको फेविकोल के साथ आर्ट किया जाता है, मतलब उसको चिपकाया जाता है, तो उसकी अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं जो प्यारे बच्चों डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं। ओके, फिर क्या बताया गया बेटा आपके पास? बसोली पेंटिंग हो गई। बसोली पेंटिंग हमने पढ़ी थी, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, जो इसके बोल्ड लाइंस और डीप कलर्स के लिए फेमस है। प्राइमरी कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि चिकड़ी वुड वर्क, लोकल वुड क्राफ्ट है ये, जो रजौरी से हमारे पास ज्यादा लोकल लोग करते हैं इसको, जिसके कॉम्स बनाए जाते हैं, कंगा बनाया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं और डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं। तो इन सभी हाथ के कामों को प्यारे बच्चों क्या किया गया? और ज्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है, इनको प्रमोट किया गया और इन लोगों को हेल्प भी की गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन विंग्स वर सेटअप, ताकि ये जो सामान यहाँ पर बन रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर, इस सामान को सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द कंट्री जो है वो प्यारे बच्चों एक्सपोर्ट किया जाए, थ्रू आउट द कंट्री इसको बेचा जाए, और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर प्यारे बच्चों काम करने वाले हैं, इनको यहाँ पर मदद मिल सके। अब इनका जो लोन है उसको भी क्या देखा गया बेटा? उसमें थोड़ी चेंजेस की गई। सब्सिडाइज्ड लोन इनको दिया गया जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट इनको देना पड़ता था। ठीक है, गिवन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोग जो है अपना काम और अच्छे से चला पाए। साथ में हमने क्या देखा? न्यू हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो चिनैनी में बनाया गया, अपर सिंध में, सलाल में, एंड साथ में थर्मल प्लांट्स हमने देखा कि बिल्डअप किए गए। कहां पर बेटा? कालाकोट में। अब आता है नेक्स्ट आपके पास एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें प्यारे बच्चों नई हुई उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा टेक्स्ट बुक्स की। आपको ऑलरेडी बताया था मैंने कि टेक्स्ट बुक्स अब जो है यहाँ पर उनको भी चेंज कर दिया गया था, है ना। ऑल इंडिया पैटर्न की टेक्स्ट बुक, जैसे कि हमने बात करी NCERT, है ना, NCERT को ही यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। एम्फेसिस ऑन नेशनहुड एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये किस में बात करते हैं? कि नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं और साथ में किसके बेटा? एक सेक्युलर स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्युलर स्टेट के बारे में बात करता है, जो कि बच्चों को सिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है सेक्युलरिज्म, मतलब कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेबल एंड इक्वल। ठीक है ना, रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, एंड एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन वर्किंग ऑफ स्टेट एजुकेशनल सिस्टम, जितना भी यहाँ पर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम था उसको और बेटर करने के लिए प्यारे बच्चों बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पर लगाए गए थे। ठीक है ना, थोड़ा सा और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है। कमीशंस और रिजर्वेशंस लाई गई थी इसी टाइम पीरियड में। अगर हम बात करें बेटा 1967 की, तो यहाँ पर एक कमीशन जो है बिठाई गई थी, जस्टिस PB गजेंद्र गडकर के प्यारे बच्चों कमांड में बिठाई गई थी। इन्होंने यहाँ पर कुछ रेकमेंडेशंस दी थी, ठीक है ना, कुछ कम्युनिटीज के लिए। तो देखो नेक्स्ट हमने देखा कि 1969 में बैकवर्ड क्लास कमेटी यहाँ पर बिठाई गई थी, जिसमें जस्टिस वजीर ने हेड किया था। ठीक है, इसको फॉर्म किया गया एंड इट वाज लेड टू रिवाइज द रिजर्वेशन पॉलिसी, कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों जस्टिस वजीर की निगरानी में, कमांड में इन्होंने जो लीड किया था बैकवर्ड क्लास कमेटी, इसको बिठाया गया था 1969 के अंदर। अब क्या बोला गया कि 8% जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको बेटा? शेड्यूल्ड कास्ट को। किसको? शेड्यूल्ड कास्ट को 8% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 42 फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जिसके अंदर आपके 2% लद्दाख के लिए भी होगा, एंड लद्दाख डेवलपमेंट कमिटी प्यारे बच्चों यहाँ पर, जिसके अंदर 10 मेंबर्स होंगे, उसको सेटअप किया जाएगा फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख, ताकि लद्दाख का बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो पाए।
नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट की बात करें, जॉब की बात करें। एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली तो हम नौकरी की बात करते हैं। तो यहां पर क्या बनाए गए थे, स्टेट के अंदर ही स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए थे जो हेल्प करते हैं किसकी, स्टेट सर्विस के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आपकी जॉब लगनी है, आज के टाइम पीरियड में हम बात करते हैं JKSSB की, तब हमने क्या देखा कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग बोर्ड्स का सेटअप किया गया था जो हमारे पास प्यारे बच्चों रिक्रूटमेंट किया करते थे लोगों की। ठीक है, तो स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बोर्ड आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस सेटअप किए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको क्या मिल जाए बेटा, उसको जॉब मिल जाए अच्छे तरीके से। फिर है एंटी करप्शन मेजर। अब आपको पता है कि यार स्टेट के अंदर अगर इतनी सारी चीजें जो है वो आ रही है, नई नई चेंजेस हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे लेवल पे करप्शन भी होगा। तो इसी करप्शन को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए एंटी करप्शन कमीशन बनाया गया है ना। तो स्टेट के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा एंटी करप्शन कमीशन, इसको बहुत ज्यादा पावर्स जो है वो मिली। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिटी यहाँ पर प्यारे बच्चों सेटअप की गई टू मॉनिटर एंटी करप्शन वर्क, कि करप्शन के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए क्या क्या चीजें हो रही है वो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी यहां पर प्यारे बच्चों देखेगी। और अगर करप्शन होता हुआ कहीं नजर आ रहा है तो कौन देखेगा उसको, स्टेट एंटी करप्शन कमीशन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस अपने लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब यहां पर वापस से लीडरशिप के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा कि अब 1971 के अंदर सैयद मीर कासिम प्यारे बच्चों चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि जीएम सादिक की डेथ हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ द लीडर। अब न्यू चीफ मिनिस्टर मीर कासिम यहां पर बन जाते हैं। इनकी जो गवर्नमेंट है इसने कंटिन्यू करा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर। ठीक है, इनकी जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर बहुत सारी चीजें करी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो पहले से ही चल रहे थे उसके ऊपर काम किया बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइम पीरियड आता है जिसमें 1974 के अंदर आपको इंदिरा शेख अकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या मतलब कि भाई यहाँ पर शेख अब्दुल्ला, जिनको पहले ही जेल में 53 में डाल दिया गया था, अब वो बातचीत करना चालू कर देंगे इंदिरा गांधी के साथ। बड़ी बातचीत देख रहे हो कैसे जेल के अंदर से चस बातचीत हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा कि यहां पर एक एग्रीमेंट आया। ठीक है, 1974 13 नवंबर शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में जो बातचीत हुई उसका एक यहां पर फाइनल रेजोल्यूशन आया। ठीक है, और क्या देखा गया कि शेख अब्दुल्ला अबेंडन्ड डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी। इन्होंने अपनी जो डिमांड थी ऑटोनॉमी वाली वो जो है इन्होंने यहां पर गिव अप कर दी, छोड़ दी। और 1975 के अंदर शेख अब्दुल्ला यहां पर प्यारे बच्चों दोबारा से क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, अब बन जाते हैं वापस से, देखो क्या बन गए, अब्दुल्ला साहब वापस से आ गए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या करेंगे, ये पावर में रहेंगे जब तक इनकी मौत ना हो जाए, और इनकी डेथ होती है हमारे पास 1982 के अंदर। इन्होंने यहाँ पर फोकस करा था किसके, स्ट्रीमलाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पीस रिस्टोरेशन, कि यहाँ पर क्या हो जाए, शांति बहाल हो सके वापस से। इन सभी चीजों को रिस्टोर करने के ऊपर इन्होंने काम करा था। मजेदार चैप्टर है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं कैसे तुम्हें और समझाऊं कि कितना बेहतरीन चैप्टर है ये। इसको पढ़ते हुए ना मेरे को कभी भी ऐसा नहीं फील होता कि कुछ अलग या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है। दिस इज वेरी चीज चैप्टर, समझ रहे हो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या बताया बेटा कि उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। जब शेख अब्दुल्ला की भी डेथ हो गई 1982 के अंदर, तो उनका जो बेटा था फारूक अब्दुल्ला, ये सीएम बन गए 1983 के अंदर। अब 1984 में इनकी जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया था और जो जीएम शाह थे इनको सीएम बनाया गया। ठीक है, जीएम शाह याद रखना, जीएम सादिक उनकी डेथ हो चुकी थी, ये जीएम शाह अलग है। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास। और 1986 के अंदर जो जीएम शाह है इनकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया गया था कंप्लीटली। एंड यहां पर प्रेसिडेंट रूल प्यारे बच्चों इंपोज कर दिया गया था। कब से कब तक, 6 मार्च से लेकर नवंबर तक, यानी कि मार्च से नवंबर, तो ऑलमोस्ट पूरे साल 1986 के अंदर क्या रहा, प्रेसिडेंट रूल ही चला। और 1987 के अंदर इलेक्शंस होते हैं जिसमें प्यारे बच्चों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलायंस क्या होता है बेटा, जहां पर ये दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो इनका अलायंस यहाँ पे जीत जाता है।
ठीक है, समझ में आया। इनका अलायंस यहाँ पे जीत जाता है, बट होता क्या है इवेंचुअली यहाँ पर राइज ऑफ टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो जाता है लेट 1980s के अंदर, जिसकी वजह से वापस से 90 से लेकर 96 में प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर प्यारे बच्चों लग गया था। ठीक है, एंड फिर क्या देखा गया प्रेसिडेंट रूल के यही इस टाइम पीरियड में हमने देखा बेटा इस क्राइसिस के अंदर एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था जगमोहन। ठीक है, इनको एज गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। एंड 2005 की अगर हम बात करें पीडीपी कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट यहां पर आई थी। ठीक है, जिसमें मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे, यानी कि 8 नई डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर फॉर्म की गई थी। 8 नई डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से की जा सके एंड पावर्स को और ना क्या किया जाए बेटा डिसेंट्रलाइज, थोड़ा सा और तोड़ा जाए, लोकल लेवल पे भी पावर्स को दिया जाए। ठीक है, तो जम्मू रीजन के अंदर किश्तवाड़, रियासी, सांबा एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट यहां पर फॉर्म की गई थी। एंड कश्मीर रीजन के अंदर प्यारे बच्चों बांडीपुरा, शोपियान, कुलगाम एंड गांदरबल यहां पर फॉर्म किया गया था। अब हम चलते हैं 2019 में, जिसमें हम अभी थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज में हमारे पास क्या बताया गया बेटा कि जो 5 अगस्त था, है ना, 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट में हमारे पास क्या कर दिया गया, पार्लियामेंट अब्रोगेटेड आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। 370 और 35A ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन था बेटा। इस दिन यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों ही आर्टिकल्स को यहाँ पे हटा दिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बेटा इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताया कि जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसको जो पहले हमारा स्टेटहुड था वो यहाँ पे खत्म हो गया और यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर अलग एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग। ठीक है, और जितने भी प्रोविजंस थे किसके ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी। ठीक है, और इसके बारे में अलग से क्यों बताया बेटा, क्योंकि हमने देखा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, उनका अपना एक फ्लैग हुआ करता था, उनके पास सारी चीजें जैसे स्पेशल स्टेटस इनको लोगों को दिया गया था। और यहाँ पे स्टेटहुड खत्म होने के बाद हमारे पास अब जो है क्या हो गया है, काफी ज्यादा चीजें जो है वो डिफरेंट हो चुकी है, बदल चुकी हैं। ठीक है ना, अब एज सच कोई स्पेशल स्टेटस हमारी स्टेट में हमारा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मेजर बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो स्टेट थी उसको हटाकर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो भी डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पर उसके क्या मेजर बेनिफिट्स देखने को मिले, सबसे पहले इसके साथ में यहाँ पर रिजर्वेशन और राइट्स की बात करते हैं हम। ठीक है, तो क्या बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की एक रिजर्वेशन बिल जो है प्यारे बच्चों 2019 के अंदर एक्सटेंड कर दी गई थी रिजर्वेशन। ठीक है, इसी बिल के साथ यहाँ पर रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया था और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे पास क्या है, उसको रिजर्वेशन मिल गया एजुकेशन के अंदर एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। यानी कि अभी तक जितने भी सेक्शंस बने हुए थे माइनॉरिटीज के उसमें एक और इजाफा हो गया, दैट इज EWS यहां पर एडिशन हो गया था। SCs एंड STs हमारे पास और जितने भी डिप्राइव्ड ग्रुप थे, पहाड़ी स्पीकर्स, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वाल्मीकिस, गोरखास, इनको भी प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ राइट्स अलग से दिए गए। ठीक है, जैसे कि बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में इनको दिए जाते हैं। वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट दिया गया। ठीक है, क्या मिला बेटा, वुमेन्स को अब प्रॉपर्टी राइट दिया गया जो पहले यहाँ पर नहीं था। अब बाद में वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट भी दिया गया। वुमेन जो हमारे पास मैरी करेंगी या शादी करेंगी, किसको बेटा, नॉन रेजिडेंट्स प्रीवियसली लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से बाहर शादी की तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स थे वो वुमेन्स के खत्म हो जाया करते थे। मगर अब हमने क्या देखा बेटा, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दे हैव इक्वल राइट्स टू इनहेरिट, ओन या फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी। समझ में आया। अब जैसे मेल्स को राइट्स मिलते थे, सिमिलरली सेम राइट्स यहां पर फीमेल्स को भी दिए जाने लगे। अब नेक्स्ट हमने देखा कि जितने भी सेंटर के लॉज थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया, कहां पे बेटा, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का जो राइट था, जिसके अंदर हमने देखा कि सब कुछ चीजों की ट्रांसपेरेंसी थी, एक जवाबदेह जो है वो
लोगों को जो जवाब थे अब वो पूछ सकते थे गवर्नमेंट से, है ना, सवाल पूछ सकते थे, और गवर्नमेंट को अब यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया गया था कि यू हैव टू गिव आंसर्स टू द पीपल। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्यारे बच्चों इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जो सेंटर का लॉ था, अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी था। फिर आता है राइट टू एजुकेशन, 2009 में जो है हमारे पास इसको लाया गया था, और जिसके बाद हमने देखा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन के अंडर हमारे पास फ्री एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा पॉस्को 2012 में जो आया था, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको भी इंप्लीमेंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। फिर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्पावर्ड, यहां पर बात की जाती है सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना, लोकल गवर्नमेंट की, दैट इज हमने देखा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हमारे पास आई थी, इसको अप्लाई कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। इसके बाद हुआ क्या था बेटा, बेसिकली और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दी गई थी पावर्स को, यानी कि ज्यादा पावर्स हमारे पास अब क्या कर दिया था, और नीचे नीचे लेवल्स पे तोड़ दिया था। पावर जो है स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज को भी दे दी गई थी, ठीक है, जैसे कि पंचायती राज हमारे पास आ गया, अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पे इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथन जो है वो कर दिया गया था। बीडीसी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, एंड डीडीसी, डीडीसी क्या होता है बेटा आपके पास, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इनके इलेक्शंस यहाँ पर पहली बार होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड जो लोकल बॉडीज थी यहाँ पर उनको पावर दिए गए, उनको फंड्स मिले, ठीक है, जैसे पूरे भारत में मिलते हैं। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसी नोट पे प्यारे बच्चों आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में। और यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों व्हाट्सएप का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप इसको स्कैन करके जल्दी से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और इसको स्कैन करके बेटा आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, लव द सेशन, आई लव यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, मैं हूं आपके साथ, एंड बाय बाय, टेक केयर।